कहीं नहीं जाकर बैठे ना। चलिए कहाँ तक देखे तुम लोग? अरे कहाँ तक चल रहा था कोरोना काल में? कहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं अभी तक? आयनासन पोटेंशियल था वो तो मैं देख लिया हो गया था, लेकिन कहाँ तक था? ग्रुप में हो गया था, पीरियड में होना था। बी नंबर इन पीरियड या ट्रांजिशन सीरीज। तो किसी भी पीरियड या ट्रांजिशन सीरीज में क्या चेंजिंग हो रहा है उसको देखें हम लोग। इन एनी पीरियड और ट्रांजिशन सीरीज of D block क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कांस्टेंट। किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में या किसी पीरियड में हम लोग लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं। कहाँ से बढ़ रहे हैं हम लोग? तो लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट से राइट जब बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या रहता है? कांस्टेंट। नंबर ऑफ ऑर्बिट कांस्टेंट है। जेड और जेड स्टार और जेड इफेक्टिव ये क्रमशः क्या हो रहा है? इंक्रीज करता है, बढ़ता है। तत्वों का परमाणु संख्या या प्रभावकारी नाभिकीय आवेश का मान जो है वो क्रमशः क्या होता है? बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तब। ठीक है। अब उसके बाद जब ये बढ़ रहा है, ऑर्बिट कांस्टेंट है, तो हम लोग ये भी जान रहे हैं, हम लोग जान चुके हैं कि आईपी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है जेड अथवा जेड स्टार का। कब? फॉर सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट। जब ऑर्बिट सेम होगा तो वैसे कंडीशन में आईपी का मान जो है जेड या जेड स्टार का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वैसे स्थिति में देयरफॉर आईपी ऑफ एलिमेंट्स ये भी क्या करेगा? विल इंक्रीज, बढ़ेगा। क्या कष्ट? हो गया? तो जेड या जेड स्टार क्रमशः बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आईपी भी क्या होगा? एलिमेंट्स का बढ़ेगा। ठीक। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो एलिमेंट्स कौन कौन है? तो स्कैंडियम, टाइटेनियम 21, 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, Fe 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28,
copper 29 and Zn 30। अब यहां पर इसका देखते हैं हम लोग। रेडियस पीछे देख चुके हैं। तो रेडियस में क्या है, RSC बड़ा है RTI से, RV से, क्रमशः ये घटते जाएगा RCR, RMN, RFE, R कोबाल्ट, R निकेल, R कॉपर, R Zn। जेड स्टार की बात करें या जेड इफेक्टिव की बात करें तो हम लोग देखे थे 3.0, 3.15, 3.30, 2.95 एक्स्ट्रा घटा था ये थोड़ा सा, 3.60, 3.75, 3.90, 4.05, 3.75, 4.35। तो दो ठो एक्सेप्शन को छोड़ करके जब हम किसी में भी प्रवेश कर, बाकी सब में देखते हैं सब क्रम से जेड स्टार क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। तो फाइनली हम लोग देखते हैं आईपी का स्थिति क्या होगा। तो रेडियस घट रहा है तो ऑटोमेटिकली आईपी बढ़ेगा। रेडियस के हिसाब से देखते हैं तो, और जेड स्टार के हिसाब से भी देख रहे हैं तो जेड स्टार बढ़ेगा तो आईपी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जेड स्टार बढ़ रहा है तो आईपी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो स्कैंडियम का आईपी जो होगा छोटा होगा टाइटेनियम से, वैनेडियम से, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, कोबाल्ट, निकेल क्रमशः बढ़ता जाएगा, कॉपर, Zn। लिखिए हो गया, लिख लिया। तो स्कैंडियम का जो डाटा 631, टाइटेनियम का 658, वैनेडियम का 650.3, क्रोमियम 652.8,
मैंगनीज 717.4, सेवन 5.8.4, 759.3 कोबाल्ट। सेवन 6.4, सेवन 7.5, 0.4 और ये जेडन का 906.2, सॉरी 4 है, 906.4। हो गया। तो एक दो स्थान पर को छोड़ करके बाकी क्रमशः हम लोग क्या देखते हैं, आईपी का मान क्रमशः बढ़ता जा रहा है। हो गया। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है जस्ता के लिए सिर्फ, इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट आईपी of elements, first IP of elements, sorry, first IP of Zn becomes very large with respect to other elements, with respect to other elements. Why? प्रथम संक्रमण श्रेणी में अन्य तत्वों के अपेक्षा Zn का
प्रथम आयनन विभव का मान काफी अधिक होता है। क्यों? हो गया। तो कहता है जेडन का जो आईपी का अचानक जो बढ़ गया 906.4 हो गया, जो एक सीरियल में बढ़ रहा था उस सीरियल में नहीं बढ़ करके जब उसका ग्राफ भी देखेंगे तो ग्राफ अचानक क्या होता है, यहाँ से सीधा बढ़ करके 906 पर चला गया। तो इस प्रकार से ग्राफ जो अचानक इंक्रीज कर रहा है, जबकि कॉपर का यहाँ पर है और जेडन का यहाँ चला गया, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? अदर एलिमेंट की तुलना में क्रमशः क्या होता है, अचानक बढ़ गया। तो उसका रीजन है उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका विन्यास। तो आंसर में पहले जेडन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10। ये भी फुल फील्ड है और S में भी क्या है, ये फुल फील्ड है। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक। और D में भी मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, 10। तो दोनों विन्यास जो है कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अधिक अस्थाई है, फुल फील्ड रहने के कारण। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से जब इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली एनर्जी क्या होगा, अधिक लगेगा। इस कारण इसका आईपी का मान काफी अधिक हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू above configuration we find that for S suborbit and 3D suborbit of Zn atom are fulfilled. Then from Hund's rule such configuration is more stable. From which high amount of energy is required for releasing electron from such configuration. Then its first IP becomes very large. उपरोक्त विन्यास के अनुसार
हम पाते हैं कि Zn की 4s तथा 3D उपकक्षा का विन्यास पूर्णतः भरा हुआ रहता है। तो हुंड के नियमानुसार ऐसे विन्यास अधिक अस्थायी होंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवाने हेतु उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः इस कारण Zn का प्रथम आयनन विभव का मान अधिक होगा। हो गया? आगे बढ़े। तो ये था आयनन विभव का स्थिति ग्रुप में और ट्रांजिशन सीरीज में। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए कि किसी भी ग्रुप में, पिछले क्लास में बताए थे कि ऊपर से नीचे जब बढ़ते हैं तो तत्वों का त्रिज्या बढ़ता जाता है कक्षा संख्या बढ़ने के कारण, जिसके परिणामस्वरूप उसका आईपी का मान घटता है। लेकिन पीरियड में या किसी ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो तत्वों का कक्षा संख्या तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट कांस्टेंट है, लेकिन जेड या जेड स्टार का मान क्रमशः क्या होता है, बढ़ता जाता है, और उसके बढ़ने के कारण इसका आईपी का मान भी क्रमशः बढ़ता जाता है। ठीक है, इस कारण यहाँ पर हमको 3D सीरीज में या कोई भी सीरीज में हल्का फुल्का एक आध दो जगह पर उतार चढ़ाव होता है, थोड़ा कम उम होता है, लेकिन नॉर्मली क्या है वो क्रमशः बढ़ता जाता है। अचानक जाके Zn का ज़्यादा बढ़ गया तो उसका रीजन यहाँ पर पता चल गया कि लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पर इसका देख रहे हैं 4s2 3d10 दोनों फुल फील्ड है, और दोनों फुल फील्ड रहने के कारण दोनों क्या है, हुंड के नियम के अनुसार से अधिक अस्थायी है, और अधिक अस्थायी रहने के कारण जाकर उससे इलेक्ट्रॉन यदि निकालना चाहते हैं तो उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और उच्च ऊर्जा की आवश्यकता जब होगी तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली उसका जो है आयनन विभव का मान अधिक होगा। ठीक है,
कितना नंबर होगा? 9। तो 9 में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन बंधुता। या इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊष्मा या एंथैल्पी कह सकते हैं। तो ये जाकर के जो है आईपी का जस्ट उल्टा है। आईपी में हम लोग क्या देखे कि अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना था। यहाँ क्या है, बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंतिम कक्षा में प्रवेश कराना है। उसमें देखे एनर्जी खर्च हो रहा था, अवशोषित हो रहा था। इसमें एनर्जी खर्च नहीं होगा, इसमें एनर्जी मिलेगा। तो जितना एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने में अंतिम कक्षा में, उस एनर्जी को ही हम लोग क्या कहेंगे, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उस परमाणु का। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? नीचे लिखिए, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी which is released after entrance of electron into last orbit of any gaseous atom in ground state. Is called its electron gain enthalpy या उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दी। किसी गैसीय परमाणु के आद्य या भूमिज अवस्था में अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश कराने के पश्चात जितना ऊर्जा मुक्त होता है उसे उस परमाणु का इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊष्मा
इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। हो गया? It is denoted as EA। इसे EA के रूप में दर्शाया जाता है। मिटा दूं? तो मान लीजिए अगर कि जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है स्पेशली नॉन मेटल के लिए है, तो चूंकि डी ब्लॉक में नॉन मेटल है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर चूंकि यहाँ पर डिफिनेशन लोग देख चुके हैं तो उसको जो है कि हमको एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा, एग्जाम्पल देखना पड़ेगा अगर के। तो एग्जाम्पल क्या होगा सो देखें कि जैसे मान लीजिए स्कैंडियम है, एक इलेक्ट्रॉन इसको हम डालते हैं तो स्कैंडियम पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। अब उसके बाद यहाँ एनर्जी मिलेगा प्लस में, तो इसी एनर्जी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ स्कैंडियम। कि किसी भी परमाणु के लास्ट ऑर्बिट में हमको इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के दौरान जितना एनर्जी मुक्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ, हमने जो बोल इसके पहले हम क्लियर कर दिया आपको, तो फिर उसमें टांग अड़ाने की क्या जरूरत है। हमने बोला यहाँ एग्जाम्पल हमको देना है, काम खत्म है। जब मैंने बोला कि एग्जाम्पल यहाँ देना, नॉन मेटल यहाँ नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल तो टॉपिक तो दिखाना है ना हमको यार के। एक्सेप्ट करे नहीं करे उसकी मर्जी है, बीच में टांग खींचना चालू कर देता है। अब यहाँ पर हमको गैसियस स्टेट में यहाँ पर डाल देंगे, पॉसिबल सब कुछ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट्स is also affected by following factors mainly। तत्वों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान निम्नांकित कारकों के द्वारा, निम्नांकित मुख्य कारकों के द्वारा प्रभावित होते हैं।
A number, electron affinity is proportional to 1 by radius of atom, जो उसमें IP में था। और दूसरा फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज प्रोपोर्शनल टू Z स्टार और Z इफेक्टिव और Z फॉर सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट। जब ऑर्बिट सेम रहेगा तो फिर तो जस्ट लाइक आयनाइजेशन पोटेंशियल की तरह ही है, बस अंतर इतना ही दोनों में है कि उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें त्याग करेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। उसमें जो है ऊर्जा जो है त्याग हो रहा था, ऊर्जा खर्च हो रहा था, इसमें ऊर्जा त्याग होगा। बाकी फैक्टर वही काम करेगा, रेडियस ऑफ एटम का उल्टा चलेगा, रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा, ये बड़ा तो ये छोटा तो ये बड़ा। और यहाँ पर जब ऑर्बिट सेम रहेगा तो हम Z स्टार या Z इफेक्टिव पर भी हम निकाल सकते हैं कि जिसका मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता जाएगा, इसका मान छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, छोटा होगा। मतलब जैसे IP इफेक्टिव मैंने प्रभाव डाल रहा था, ठीक उसी प्रकार से प्रभावित हो रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी, बाकी कोई डिफरेंसेस नहीं है। अब इसमें भी हम लोग देखते हैं फिर चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। डी ब्लॉक, क्योंकि हमको पढ़ना है डी ब्लॉक में हो गया। तो यहाँ भी फिर उसी प्रकार से ग्रुप में और ट्रांजिशन सीरीज में दोनों में चेंजिंग देखेंगे कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ने के बाद क्या होता है और किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में चेंजिंग होता है क्या होता है, इसकी जानकारी अगले क्लास में हम लोग देखते हैं उसके बाद।